कलम और अपिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वो दोनों अजीबुल खलकत लोग मेरी तरफ बढ़े और बोले, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, अब चलने का वक्त आ गया। मैं जल्दी से वालिद और वालदा के पास पहुंचा और रोना शुरू कर दिया और बोला कि मुझे अभी नहीं जाना, मुझे यहीं रुकना है। मेरी वालदा ने मुझे प्यार किया और कहने लगी, बेटा रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ैसला है, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ही थी, हम तुम्हें लेने आए हैं और जिनके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हें 4 दिन में भूल जाएंगे। मैंने कहा, नहीं माँ जी, ये तो मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया है, खुद रूखी सूखी खा के इनको हर सहूलत दी है, ये कैसे भूल सकते हैं। तो माँ जी ने कहा, बेटा हमने भी तुम्हें बहुत गुर्बत में पाला था, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, सब औलादों से ज़्यादा तुम्हें प्यार किया, हमारे मरने के बाद तुम भी तो हमें भूल गए थे। मैंने शर्मिंदगी के मारे सर झुका लिया तो माँ जी कहने लगी, बेटा शर्मिंदा ना हो, ये दुनिया चीज़ ही ऐसी है। अजीज़ रिश्तेदार तो दूर की बात है, इंसान को अपनी आखिरत तक बुला देती है। बहरहाल तुम उनसे बात करके देखो। माँ जी ने बात करते हुए उन 2 लोगों की तरफ इशारा किया जिन्हें मैं नहीं जानता था। मैंने पूछा, माँ जी ये कौन है? तो माँ जी ने जवाब दिया, ये फरिश्ते हैं जो तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आए हैं। मैं भागकर इनके पास गया और एक से मुखातिब होकर रोते हुए कहा, मुझे यहीं रहना है, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे बस थोड़ी सी मोहलत दे दें। वो दूसरे की तरफ देखते हुए बोला, ये ठिकाना आर्जी था, तुम्हारी असल जगह वो है जहाँ तुम्हें अब जाना है और यही फ़ैसला है मेरे रब्बे करीम का। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ कुछ वक्त के लिए क़याम कर सकते हो, मगर ना तो तुम्हें कोई देख सकेगा और ना सुन सकेगा। यहाँ रहने का इख्तियार तुम्हें महज इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम अपने रब्बे करीम के फ़ैसले पर राज़ी हो सको। बेशक वो बेहतर जानने और ख़बर रखने वाला है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं चाहे इनको नज़र ना आऊँ मगर रहूँगा तो इनके पास। इनमें से दूसरे ने मेरी बात सुनकर कहा, चलो तुम ये भी करके देख लो, मगर एक वक्त आएगा जब तुम खुद कहोगे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, हम आज से ठीक 3 दिन बाद आएंगे, तब तक शायद तुम अपना फ़ैसला बदल दो। इसके बाद वो सब लोग कहीं चले गए, मैं अकेला रह गया। अब मैं देख रहा था कि मेरा जनाजा उठाया जा रहा था, मैं भी अपने जनाजे के साथ चल पड़ा। जनाजा उठते ही जैसे मेरे घर में एक कोहराम बपा हो गया। छोटे बड़े सभी दिल दहला देने वाले अंदाज में रो रहे थे। इनका रोना देखकर मैं सोचने लग गया कि ये इतना परेशान हैं, इतना रो रहे हैं, ये मुझे कैसे भूल सकते हैं। हाँ, मैं रोज़ी रोटी में मशगूल होकर अपने माँ बाप को भूल गया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मेरे लिए इतना रो रहे हैं वो मुझे भूल जाएंगे। इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरा जनाजा उठा लिया गया। मैं भी अपने जनाजे के साथ चल पड़ा। जनाजा कब्रिस्तान ले जाया गया। नमाज़े जनाजा के बाद दफनाने की बारी आ गई। मुझे दफना दिया गया और दुआए मग़फ़िरत की गई। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। एक एक करके सब चले गए तो मेरे दिमाग में आया कि घर जाकर देखूं, वो लोग तो मेरे गम में अलकान हो रहे होंगे। बीवी का पता नहीं क्या हाल होगा, बहनों को न जाने कौन दिलासा दे रहा होगा, क्योंकि बकौल उनके माँ बाप के मरने के बाद एक मैं ही था जो उनका हाल अहवाल पूछता था। इन्हीं सोचों में गुम घर की तरफ चल पड़ा। घर जाके देखा तो अजीब मंजर था। बहन भाई मेहमानों को खाना खिलाने में मसरूफ़ थे, जबकि बीवी अपने मेके वालों के साथ मसरूफ़ थी। मैं एक साइड पर बैठकर सोचने लगा कि अभी तो ये मेरे दुख में रो रहे थे और अब मेहमानों की पड़ी है। फिर ख्याल आया कि ज़ाहिर है लोग इतने दूर से आए हैं, उनका भी तो ख्याल करना पड़ना है। मेहमान भी एक एक करके रुखसत होने लगे। मैं सोचने लगा, दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, अब रात को ये लोग मुझे ना देखकर परेशान हो जाएंगे, खासकर वो बीवी जिसने मुझे अमारात से आने पे सिर्फ इसलिए मजबूर किया था कि वो अकेली नहीं रह सकती। वो आज रात को जब अकेली होगी तो उसे कैसे नींद आएगी। फिर ख्याल आया, ज़रा दोस्तों को तो देख लूं जिनके साथ रात गए तक बैठकर गप्पे मारता था, वो किस हाल में। ये
یہ سوچ کر میں اپنے دوست ماجد کی دکان پر چلا گیا۔ وہ بھی ابھی جنازہ پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اس کے پاس عامر اور نوید بھی بیٹھے تھے۔ میرا ہی ذکر چھڑا ہوا تھا۔ ابھی تو محض 45 سال کی عمر تھی۔ یار ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا پلان بنائے ہوئے تھے، اس طرح ہمیں چھوڑ کر اچانک کیسے جا سکتا ہے؟ کتنا اچھا وقت گزرا تھا، بیچارے بہت پریشان تھے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ماجد کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، سلام دعا کی، کسی سے معذرت کرنے لگا کہ میں آج نہیں آ سکا، ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی بولا نہیں یار کل ہر حال میں آؤں گا، آج بھی مجبوری تھی، اعلان سن کے بھی نہ رکتا تو لوگ کتنی باتیں کرتے۔ آج جنازہ ہو گیا ہے، کل پکا آ جاؤں گا۔ اس کے بعد سلام دعا کے ساتھ کال بند ہو گئی، مگر میں سوچنے لگ گیا کہ میرا اس بندے کے ساتھ ایسا تعلق تو نہیں تھا کہ یہ صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میرے جنازے میں شریک ہو۔ میں تو اس کے ساتھ کتنا مخلص تھا، ہر ایک قدم پہ اس کا ساتھ دیا، تب بھی جب اس کا اپنا خاندان بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں وہ دکھ کی کیفیت تھی یا غصے کی کہ میں بے اختیار وہاں سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ دکھی دل کے ساتھ گھر کی جانب چل پڑا۔ سارے راستے یہی سوچتا آیا کہ لوگ کس قدر جلد بدل جاتے ہیں، اور شاید میں مرتا نہ تو اس بات کا بھی مجھے پتہ نہ چلتا۔ چلو مرنے کا کوئی تو فائدہ ہوا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں گھر پہنچ گیا۔ شاید بجلی گئی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، حالانکہ پہلے کبھی اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی، مگر نہیں، باہر گلی والا بلب تو جل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ گھر کی تمام بتیاں کیوں بند ہیں؟ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔